और बच्चों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? तो चलिए तांतारा वामिरो के पाठ के अगले हिस्से को पढ़ेंगे। तो वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तांतारा से मुक्त होने की एक झूठी चटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तांतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तांतारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थीं। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तांतारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी। मतलब वामिरो को तांतारा से मिलने के बाद अपने जीवन साथी में जो गुण वह पाना चाहती थी वह सब वामिरो के तांतारा के इसमें दिख रहे थे, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। तांतारा बार बार उसकी आँखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, क्योंकि उनके यहाँ एक यह नियम था कि अपने ही गांव के लड़के लड़की से शादी करना चाहिए, दूसरे गांव के लड़के या लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। यह उनके गांव में नियम था। निर्निमेष यानी बिना पलक झपकाए वह उसी को देख रही थी। झल्लाहट यानी खिंच, आँखों में तैरना यानी उसके आँखों में वही दिखाई दे रहा था। याचक यानी प्रार्थना करने वाला, और वही व्यतीत यानी दुखी, उसको उसके चेहरा ही दिखाई दे रहा था तांतारा का, और वह बिना पलक झपकाए याचक की तरह जिस तरह वामिरो की ओर देख रहा था वह चेहरा वामिरो के आँखों के सामने से हट नहीं रहा था। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यतीत थे, एक दूसरे से मिलने के लिए दुखी थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा, यानी बहुत लंबी दिन दोनों को लग रही थी, और ऐसे वैसे वह दिन बीत गया। शाम हो गई और तांतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था यानी चकित था कि वह ऐसा कैसे हो गया। उसकी ज़िंदगी में ऐसे भी दिन आएंगे वह कभी सोचा भी नहीं था। साथ ही वह रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया जहां उसने पहली बार वामिरो को गाते हुए देखा था, और उसने वामिरो से कहा था कि कल फिर इसी जगह मिलेंगे, तुम ज़रूर आना। लेकिन वामिरो मना करती हुई निकल गई थी, जो पीछे मुड़कर देखा तक नहीं था। लेकिन घर जाने के बाद उसके मन में भी कई
भावनाएं जाग उठी। कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वह तांतारा के उस याचना को, प्रार्थना को भूल नहीं सकी थी। सो दिन ढलने के काफ़ी पहले ही वह लपात की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया जहां वामिरो का गांव था। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसका समय गुजर ही नहीं रहा था क्योंकि वह बहुत ही पुलकित था कि कब वह उसकी वामिरो को देखेगा और उसे बात करेगा। तो प्रतिक्षण प्रतीक्षा में लगा हुआ था और उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, कहीं वामिरो नहीं आई तो ऐसा ही एक आशंका, एक शंका, भय उसके मन में था। लेकिन फिर भी वह उसका इंतज़ार करते हुए बैठ गया। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, मतलब प्रतीक्षा कर रहा था वामिरो का। बस आस की एक किरण थी, आस यानी एक विश्वास था कि वहाँ पर वह आएगी करके। इसीलिए उसी आश के तरह वह उसका इंतज़ार करने लगा। और बस समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी, मतलब जो लहरें उठती है वह फिर डूब जाती है। तो उसको भी ऐसे लग रहा था कि वो वामिरो आएगी या नहीं, और उसकी जो आशा थी वह लहर की, समुद्र की लहरों की तरह डूब जाएगी क्या, ऐसा मन में एक शंका था। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ा था। उस गांव से आते हुए जो रास्ता था उस रास्ते को वह निहारता था, देखता था। सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति कुछ साफ दिखाई दे रही थी, यानी नारियल के पेड़ों का झुंड था। झुरमुट यानी नारियल पेड़ के भरे हुए थे सभी, वहाँ पर झुंड की जैसे थी नारियल की पेड़ ही। उसके ही बीच में उसे कुछ आकृति साफ दिखाई दे रही थी, कुछ और। उसकी खुशी का अब ठिकाना न था, क्योंकि सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी, वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, क्योंकि वह शाम के समय अपने आप को अपने गांव वालों से छिपाती हुई आ रही थी, क्योंकि तांतारा अगले दूसरे गांव का था। इसीलिए वह छुपते छुपाते अपने को वामिरो तांतारा से मिलने के लिए आ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती, यहाँ वहाँ देखती रहती थी, कोई उसे देख रहा है या कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐसे ही देखती हुई वह आ रही थी। फिर तेज़ कदमों से चलती हुई तांतारा के सामने आकर ठिठक गई। सो जो वह एकदम ज़ोर ज़ोर से चलती हुई आकर वह तांतारा के सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे ठिठक गई, यानी ठिठकना मतलब चौंकना। एकदम वह तांतारा को देखकर चौंक कर उसके सामने खड़ी हो गई। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। दोनों भी एक बात भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक दूसरे को वह निहारते रहे थे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे दोनों। और कब बहुत लंबी देर तक ऐसे ही खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, यानी अंधेरा हो चुका था। रात बढ़ती जा रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था, मतलब रात बढ़ रही थी। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ खड़ी रही बहुत देर तक। और जैसे ही उसको
सचेत यानी वह होश में आ गई तो वह मतलब उसको पता चला कि वो कहाँ है, तो वह वहाँ से घबरा कर दौड़ पड़ी। तांतारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल और शब्दहीन। ऐसे ही खड़ा होकर उसको ही निहार रहा था। वामिरो जैसे ही जा रही थी उसको ही देखते हुए चुपचाप एक खड़ा रह गया वहीं पर। तो आज यहीं तक, कल इसकी अगले भाग को लेकर आपके सामने आ जाऊंगी। तब तक धन्यवाद। कहानी पढ़िए, किताब है तो पुस्तक पढ़िए और कहानी को जानने की कोशिश कीजिए और स्वस्थ रहिए। फेसबुक लिख के रखिए, जब चाहे जब तब सर पूछेंगे तो आपको PDF बनाकर व्हाट्सएप में भेजना होगा मेरे पर्सनल नंबर पर। सो बच्चों, बिना देर किए हुए फेसबुक को कंप्लीट करते रहो। अभी अगले हफ्ते या 15 दिन में, उसके नेक्स्ट वीक में आपको एक इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा। उससे पहले आपको सूचित किया जाएगा और उसमें क्या लिखना है क्या नहीं, यह सब जानकारी दे दी जाएगी और आपको 1 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा और उसी 1 हफ्ते के अंदर आपको इंटरनल असेसमेंट लिख कर उसे व्हाट्सएप करना होगा मेरे पर्सनल नंबर पर। थैंक यू, धन्यवाद।